हेलो स्टूडेंट्स, हम एसिड स्पेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर में एसिड स्पेसेस, इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस की और उनके डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं। आज इस सेशन में हम एसिड्स और बेसिस में क्या कुछ कॉमन है, पीएच स्केल क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि what is common in acid and bases. Acid and base both contain hydrogen atom in any form. अभी तक हमने देखा कि एसिड और बेस जो है उनमें हाइड्रोजन एटम होता है। हमने देखा था कि एसिड जो है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड है उनमें हाइड्रोजन एटम जो है वो स्टार्टिंग में ही होता है। और जो बेसिस होते हैं उनमें हाइड्रॉक्सिल आयन होता है, यानी कि OH होगा, तो OH में भी H प्रेजेंट है। इट मीन्स हाइड्रोजन एटम किसी न किसी फॉर्म में एसिड और बेस दोनों में ही प्रेजेंट होता है। बोथ एसिड्स एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous सॉल्यूशन, और एसिड और बेस दोनों के दोनों aqueous सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही है इट मीन्स उसमें आयंस फॉर्म हो रहे हैं। जो एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन आयन फॉर्म होते हैं और जो बेसिस हैं उनमें हाइड्रॉक्सिल आयंस फॉर्म होते हैं। यही आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। What happens to an acid or a base in water solution? वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है? एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए। जब भी हमें सॉल्यूशन बनाना है एसिड और वाटर का तो हमें वाटर में एसिड ऐड करना होगा, और वो भी बहुत ही स्लोली, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। हमारे अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। When an acid is dissolved in water, it gives hydrogen ion, यानी कि H+ आयंस फॉर्म होंगे। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड आयन फॉर्म होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस फॉर्म होंगे। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट आयंस फॉर्म होंगे। एसिटिक एसिड में एसीटेट आयंस फॉर्म होंगे। तो हम इन सब में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो सभी एसिड्स में प्रोड्यूस होते हैं। डज एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन एब्सेंस ऑफ वाटर? कि अगर वाटर की एब्सेंस हो तो भी क्या हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। एसिड डज नॉट डिसोशिएट हाइड्रोजन आयन विदाउट वाटर, यानी कि बिना पानी के वो हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट नहीं होते। टू डिसोशिएट हाइड्रोजन आयन वाटर इज नेसेसरी फॉर एसिड। डिसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होने के लिए वाटर होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तभी हमारे पास हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और क्लोराइड आयन फॉर्म होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोनियम आयन के साथ सल्फेट आयन फॉर्म होगा। नाइट्रिक एसिड में जब हम उसे वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन के साथ नाइट्रेट आयन फॉर्म होगा। अब हम देखेंगे कि जब बेसिस को वाटर के सॉल्यूशन में डाला जाता है या वाटर में डाला जाता है तो क्या होगा। जब भी बेसिस को वाटर में डाला जाएगा तो इसमें हाइड्रॉक्सिल आयंस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बेसिस जो है वो वाटर में डालने पर जो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे उसमें हाइड्रॉक्सिल आयन में वो डिसोशिएट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड जब वाटर में डाला जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन फॉर्म होंगे। ऐसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से कैल्शियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन फॉर्म होंगे। पोटाशियम हाइड्रॉक्साइड को वाटर में मिलाने पर पोटाशियम आयन हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न होंगे। पीएच स्केल,
pH स्केल क्या है? इट इज़ अ टूल यूज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या कितने वीक एसिड हैं या कितने स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कितने वीक बेस हैं। तो ये पीएच स्केल से ही पता लगाया जा सकता है। पीएच स्केल में पी जो है वो पोटेंस के लिए है, जो कि पोटेंस एक जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। और द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। अब जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेसिस की वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उससे हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन कितने उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जब हम उन्हें वाटर में डालते हैं तो कितने हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हो रहे हैं अगर एसिड है तो, अगर बेस को डाला गया है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखाएंगे। पीएच स्केल क्या है? अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है वो एक ऐसा स्केल है जो ये मेजर करता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो पीएच स्केल है वो 0 से लेके 14 तक होता है। जो 7 है वो न्यूट्रल को शो करेगा और जो 7 से कम है तो वो एसिडिक होंगे, 7 से ज़्यादा अगर उनकी कंसंट्रेशन है तो वो एल्कलाइन होंगे। वेरिएशन इन पीएच। पीएच स्केल वर्क्स ऑन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। मतलब जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 वैल्यू के बीच में काम करता है। 0 वैल्यू जो है पीएच स्केल में वो हाईली एसिडिक को शो करेगी, इंडिकेट करेगी, यानी कि ये एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होंगे जिनकी पीएच 0 होगी। जिन भी मटेरियल्स की जो या जिन भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा है पीएच स्केल में उनकी वैल्यू तो वो उनकी बेसिसिटी को इंडिकेट करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दैट इज एसिडिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ पीएच स्केल फ्रॉम 7 to 0। तो 7 से जैसे जैसे हम कम होते चले जाएंगे 6, 5, 4 इस तरीके से 0 की तरफ, तो वैसे वैसे एसिडिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो बेस की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे हम 7 से लेके 14 तक पहुंचेंगे। मोर द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे या हाइड्रोनियम आयन होंगे तो उनकी जो पीएच वैल्यू है उतनी ही कम होगी क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा एसिडिक होंगे। डेफिनेशन ऑफ पीएच। अब पीएच क्या है? पीएच इज डिफाइंड एज द डेसिमल लॉगरिथम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए रेसिप्रोकल है हाइड्रोजन आयन का एक्टिविटी इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो डेसिमल लॉगरिथम है वो रेसिप्रोकल है हाइड्रोजन आयन का। अब यहाँ पे पीएच स्केल शो किया हुआ है, ये 7 है, ये न्यूट्रल है, इससे इस साइड एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, ये एरो से शो किया गया है, और बेसिक स्ट्रेंथ इस साइड जाते हुए ये इंक्रीज होती चली जाएगी। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो कम होगी इस साइड आने पे और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इस साइड आने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। एसिड्स विच प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एसिड्स जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, एंड एसिड्स विच प्रोड्यूस लेस हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। और जिनके डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयंस कम उत्पन्न हो रहे हैं तो वो वीक एसिड्स होंगे। इन अदर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव अ लोअर पीएच वैल्यू देन वीक एसिड्स।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कम होगी और वीक एसिड्स की जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। और इसी का वाइस वर्सा बेसिस होता है, यानी कि बेसिस प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्सिल आयंस, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, एंड द बेसिस विच प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्सिल आयंस आर सेड टू बी वीक बेसिस। और इन अदर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव हायर पीएच वैल्यू देन वीक बेसिस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बेस होंगे उनकी जो पीएच वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और वीक बेसिस की जो पीएच वैल्यू है वो इनके कंपैरिजन में कम होगी। अब हम देखेंगे पीएच की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टूवर्ड्स पीएच। तो पीएच के प्रति सभी प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो संवेदनशील होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क्स विद इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो शरीर है वो कुछ रेंज है पीएच की, उसी के बीच ठीक से काम करता है। Our body also works within the narrow range of pH of 7 to 7.8 only. ऐसे ही हमारा शरीर भी 7 से लेके 7.8 pH के बीच ठीक से काम करता है। If this pH range increases or decreases, living organism find it difficult to survive. और अगर जो pH रेंज है वो जो भी उस ऑर्गेनिज्म के लिए है, अगर वो उससे अधिक या कम होगी तो वो उस जीव के सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। We have to face problems of acidity if pH value of our stomach decreases, that is becomes more acidic. जैसा हमने कई बार देखा है, कई लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, तो वो एसिडिटी क्या है कि उनकी जो स्टमक है उसमें जो pH वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है और वो एसिडिक हो गई है। If the pH value of our mouth decreases, our tooth starts sticking. इसी तरीके से अगर हमारे मुंह के अंदर का pH वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। If the pH value of soil decreases or increases, then normal soil becomes infertile. इसी तरीके से अगर हमारी भूमि की जो pH क्षमता है अगर वो कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो उपजाऊ नहीं रहेगी। If the pH value of river water decreases, fish starts dying. और अगर नदियों का पानी में pH वैल्यू कम हो जाएगी तो वहाँ पर भी जो मछलियाँ हैं वो मरना शुरू हो जाएंगी। Hence it is clear that living organisms are sensitive towards the value of pH. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल से देखेंगे। pH of soil for healthy growth of plants. जो हमारे पौधे हैं उनकी स्वस्थ वृद्धि के लिए pH की जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है। Plants grow properly and gives proper yield if the soil is neither acidic nor basic, that is neutral. अगर हमारी भूमि उदासीन है, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है, तभी हमारी पैदावार जो है वो बहुत अच्छी होगी। This means pH of the soil should be equal to 7 for healthy growth of plants. इसका मतलब न्यूट्रल कितनी है, जिसकी pH वैल्यू 7 होगी, तो 7 pH वैल्यू वाली जो सॉइल है वो बहुत अच्छी मानी जाती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। Often wrong harvesting and use of excess fertilizers increase or decrease the pH of soil from normal. और हमारे जो उर्वरक इस्तेमाल करते हैं हम खेतों में उसकी अधिकता से या उनकी कमी से भी हमारे जो भूमि है उसकी pH में अंतर आ जाता है। This affects the growth of the plants which is resulted in lower yield. इससे क्या होता है, हमारे पौधों की जो वृद्धि है उस पर प्रभाव पड़ता है और पैदावार कम होती है। If pH value of soil is found lower than 7, that is soil becomes acidic. अगर pH वैल्यू 7 से कम होगी तो हमारी भूमि एसिडिक हो जाएगी, और अगर एसिडिक हो जाएगी तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना होगा, तो सॉइल इज ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक। तो हमें अपनी भूमि में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक मिलाना पड़ेगा। आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन सॉइल न्यूट्रलाइजेस एंड सॉइल बिकम्स फर्टाइल अगेन। तो ऐसा करने पर क्या होगा, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने पर तो जो
एसिडिटी की अधिकता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी और हमारी भूमि जो है वो दोबारा उर्वर हो जाएगी। सिमिलरली ऑफन pH वैल्यू ऑफ सॉइल बिकम्स ग्रेटर देन 7 और कई बार हमारी भूमि की जो pH वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो बेसिक हो जाती है, क्षारीय। In such condition, also soil is treated with neutral manure or compost or pyrite or gypsum which neutralizes the basic nature of soil. तो ऐसे में हमें या तो हम उर्वरक डालने पर जो खाद होती है वो डालनी पड़ती है, कंपोस्ट खाद या पायराइट डालने पड़ते हैं या जिप्सम डालनी पड़ती है, जिससे कि जो बेसिक नेचर है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। गवर्नमेंट गिव्स द फैसिलिटी टू फार्मर्स टू गेट देयर सॉइल चेक्ड एट रेगुलर बेसिस और सरकार ने भी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है किसानों के लिए कि वो निरंतर अपनी जो भूमि है उसकी उदासीनता या अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करवा सकते हैं। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका pH कितना होना चाहिए, उसकी अधिकता या कमी क्या नुकसान पहुंचाती है वो हम देखेंगे। वॉल्स ऑफ आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन फूड इफ एनी। हमारे जो स्टमक है या आमाशय जिसे कहते हैं उसकी जो दीवारें हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करती हैं, जो कि जर्म्स को या सूक्ष्म जीवों को अगर कोई प्रेजेंट है तो उन्हें मार देती हैं। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट, और जो हम भोजन खा रहे हैं उसे भी पचाने में ये हेल्पफुल होती है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर स्टमक इन एसिडिक मीडियम, और डाइजेशन हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम में होगा यानी कि अम्लीय प्रकृति में होगा। द pH वैल्यू ऑफ आवर स्टमक इज नियर 1.2, और हमारा जो स्टमक है उसमें pH 1.2 के आसपास होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। बट इन द केस ऑफ ओवर ईटिंग द रिसेप्टर्स ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक गेट रॉन्ग मैसेज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एसिड। और जब हम हद से ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो वॉल के रिसेप्टर्स हैं उन्हें गलत मैसेज पहुंच जाता है और वो ज़्यादा एसिड उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। दिस डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ आवर स्टमक। अब जब ज़्यादा एसिड उत्पन्न होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म हो गया, pH वैल्यू कम हो गई, रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ हाइपर एसिडिटी, जिससे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड वी फील बर्निंग सेंसेशन एंड अनईजीनेस एंड समटाइम्स वॉमिटिंग टेंडेंसी ऑल्सो। इससे हमें एसिडिटी महसूस होती है और कई बार उल्टी जैसा भी महसूस होता है। To neutralize excess acid produced by stomach, an antacid medicine is taken orally, और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हमें एंटासिड लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो एंटासिड क्या होते हैं, जो प्रति अम्ल होते हैं। दिस न्यूट्रलाइजेज द एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टमक एंड वी फील कंफर्टेबल। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ है हमारे स्टमक के द्वारा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें आराम महसूस होगा। एग्जाम्पल है एंटासिड का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि दवाई की तरह लिया जाता है। वो एक माइल्ड बेस है, हल्का क्षार है। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, मतलब pH के बदलाव के कारण दांतों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है कि जो नॉर्मल pH वैल्यू है हमारे माउथ की वो नियर अबाउट 6 है। और वो 6 कैसे है, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा उत्पन्न होता है, जो कि हमारे मुंह में जो ग्रंथियां हैं वो सलाइवा उत्पन्न करती हैं। वो सलाइवा जो है वो pH को 6 तक मेंटेन करता है। अब pH 6 है यानी कि वो 7 से कम है, यानी कि एसिडिक है। तो हमारे मुंह के अंदर जो मीडियम है वो स्लाइटली एसिडिक होगा। जो हमारे दांतों का इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, यानी कि वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन वो एसिड्स की वजह से खराब होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम जो भोजन करते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है
और कुछ टाइम बाद जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं वो उन पर एक्ट करते हैं और उन्हें कार्बोहाइड्रेट में, जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक शुगर की तरह होते हैं, और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये जो एसिड है वो हमारे मुंह का जो pH 6 है उसे उससे कम कर देते हैं, और अब एसिड जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे इनेमल को सड़ाना शुरू कर देगी या इनेमल को ख़राब करना शुरू कर देती है। इस तरीके से हमारे मुंह से गंदी स्मेल आती है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि सड़न उत्पन्न होती है और दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। अगर समय पर हम इनकी देखभाल ना करें तो हमें हमारे दांतों से हाथ धो बैठना पड़ता है या हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। और इससे बचने के लिए हमें लगातार ब्रश करना चाहिए हमारे दांतों को, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है जिसे हम ब्रश के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो हल्का सा बेसिक मीडियम का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और इससे हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो आत्मरक्षा करते हैं। किस तरीके से? वो एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार तुम्हें मधुमक्खी काट जाती है, यानी कि मधुमक्खी अपना बचाव कर रही है। वो अपना बचाव कैसे कर रही है? तुम्हें डंक मार के। अब उनके डंक में एक तरह का एसिड होता है जो एक वेपन के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सेल्फ डिफेंस में किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गॉट सेल्फ डिफेंस टूल्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर। सभी आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ उन्हें मिला हुआ है प्रकृति की ओर से। फॉर एग्जाम्पल डियर, बफेलो, काउज एक्सेट्रा हैज़ लॉन्ग एंड शार्प हॉर्न। इनके पास सींग होते हैं। लिजार्ड कैन चेंज इट्स कलर, बी हैज स्टिंग। मधुमक्खी के पास डंक होता है। तुमने गिरगिट देखी होगी, वो रंग बदल सकती है। तो ये सारे इनके पास डिफेंसिव टूल्स हैं जिससे अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं शत्रुओं से। सबसे पहले हम देखेंगे डिफेंस वेपन ऑफ बी। जो मधुमक्खियां हैं उनका जो डिफेंस वेपन है वो क्या है? हनी बीज आर आर्म्ड विद केमिकल स्टिंग एज डिफेंस टूल। इनके पास केमिकल स्टिंग है, यानी कि डंक है, रासायनिक डंक जिसे हम कह सकते हैं। वो हमें काटती हैं तो एक रसायन छोड़ देती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, दर्द महसूस होता है। हनी बी कंटेन्स एसिड इन देयर स्टिंग। उनके जो डंक है उसमें एसिड होता है। व्हेन अ पर्सन इज स्टंग बाय हनी बी इंजेक्ट्स एसिड एंड पुशेस एंड लीव्स इट्स स्टिंग इन स्किन। तो जब हनी बी काटती है, मधुमक्खी काटती है, तो वो एसिड हमारे शरीर में डाल देती है। बिकॉज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग, विक्टिम फील्स पेन नियर द स्टंग एरिया। और जब ये काटती है तो जहाँ पे काटा हुआ है या जहाँ डंक लगा है उस एरिया में दर्द महसूस होता है। एरिया ऑफ स्टंग गेट स्वोलन आफ्टर सम टाइम। और जहाँ पर वो काटती है वो कुछ समय बाद सूज जाता है। Honeybee sting contains methanoic acid, so rubbing of baking soda, toothpaste or other mild base as the stung area neutralizes the effect of acid and gives relief to the victim from pain. और जहाँ पर मधुमक्खी काटे वहाँ पर अगर हम बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या कोई भी माइल्ड बेस अगर रगड़ देते हैं तो वो उस एरिया में जो एसिड स्टंग किया गया है उसे न्यूट्रलाइज करता है और उससे हमें दर्द में थोड़ी राहत महसूस होती है। डिफेंस वेपन ऑफ एंट। अब जो मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, उनमें डिफेंस टूल के तौर पे वो भी जब काटते हैं तो हमें दर्द होता है। एंट हैज़ बाइट एज देयर डिफेंस टूल। एंट बाइट ऑल्सो कंटेन मेथेनोइक एसिड सिमिलर टू हनी बी। तो मधुमक्खियों की तरह इनके काटने से भी जो एसिड उत्पन्न होता है वो मेथेनोइक एसिड उत्पन्न होता है। थस बाय रबिंग ऑफ माइल्ड बेस नियर द एंट बाइट गिव्स रिलीफ टू द विक्टिम। तो इसलिए यहाँ पर भी किसी माइल्ड बेस के रगड़ने से थोड़ी राहत महसूस होगी।
However, there are some type of ant found in world whose bite is very dangerous and immediately hospitalization is required in such case. और विश्व में कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं जिनके काटने पर हॉस्पिटल जाने तक की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट है प्लांट्स विथ डिफेंस वेपन। प्लांट्स के पास जो डिफेंस वेपन है वो क्या है वो हम देखेंगे। सम प्लांट्स आर आर्म्ड विथ स्टिंग एज डिफेंस टूल सच एज नेटल। एक नेटल नाम का पौधा है, उसके पास भी मधुमक्खियों की डंक की तरह ही डंक होते हैं या कांटे होते हैं। प्लांट्स ऑफ नेटल हैज स्टिंग, जो नेटल का जो प्लांट है उसके पास डंक है। अ पर्सन हु टचेज द नेटल लीव्स गेट्स स्टंग सिमिलर टू हनी बी। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी पत्तियों के पास या उसे छूता है तो उसे भी डंक लगता है जैसे मधुमक्खी के काटने पर होता है। नेटल ऑल्सो लीव्स ऑल्सो कंटेन मेथेनोइक एसिड, तो इनमें भी मेथेनोइक एसिड होता है विच रिजल्टिंग इन पेन एंड इरिटेशन नियर द स्टंग एरिया। मतलब जहाँ पे भी वो काटते हैं वहाँ पर पेन महसूस होती है। और माइल्ड बेस लगाने पर जैसे स्लेट लाइम, बेकिंग पाउडर वगैरह, उससे राहत महसूस होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या महत्व है इसका हमारी भूमि के लिए, हमारे जीवों के लिए, हमारे स्वयं के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।